नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड की खबरें हम विस्तार से जान लेते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर फ्रॉड के आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अग्रवाल पर 750 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन के आरोप है कि उसने 35 से 40 फर्जी शेल कंपनियां बनाई थी। 13 कंपनियां आरोपी के नाम पर थी, 28 उसकी पत्नी के नाम पर। इनमें से कई कंपनियों में चीनी नागरिक डायरेक्टर के तौर पर तैनात हैं। उनके ऊपर फर्जी लोन ऐप्स से डेटा चोरी कर ब्लैकमेलिंग और करोड़ों की ठगी के आरोप है कि उसने चीनी गिरोह के लिए कंपनियां तैयार की थी। सतेंद्र बर्तवाल ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सतेंद्र, 750 करोड़ रुपए की ठगी का ये खुलासा हुआ है और कितने लोग हैं? अभी तक कितनों की गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल मेनका, क्योंकि देश भर में फर्जी लोन ऐप के जरिए ये साइबर ठगी का पूरा अंजाम देने वाला ये गिरोह था, जिसका मास्टरमाइंड आज जो दिल्ली एयरपोर्ट है, आज सवेरे ही एसटीएफ के ऑपरेशन में वो पकड़ा गया, क्योंकि इसके खिलाफ एलओसी पहले से जारी थी और ये विदेश भागने की फिराक में था। जानकारी ये भी मिल रही कि जब एसटीएफ ने इसे पकड़ा तो उसके बाद कई और जो अपराधियों के नाम भी इसके अभी सामने आए हैं, जिन पर एसटीएफ जल्द कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मामला देश ही नहीं चाइना से जुड़ा है, क्योंकि चाइना के जो साइबर फ्रॉड हैं उनके संपर्क में ये था। करीब 700 करोड़ रुपए की साइबर फ्रॉड का पूरे जो अभिषेक है, जो ये बिल्कुल, जितना बड़ा नेटवर्क दिख रहा है सतेंद्र, ऐसा लगता नहीं कि ये शख्स मास्टरमाइंड है। ऐसा लगता है कि कई और बड़े नाम इससे जुड़े हुए हैं जो मास्टरमाइंड होंगे और ये उसका एक हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल, अभी एसटीएफ इससे पूछताछ लगातार कर रही है। एसटीएफ के रडार में अभी कुछ और लोग भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शख्स है, ये 2019 में जब ये चाइना गया था, चाइना में ये कुछ दिन रुका था, उसके बाद से ही इसने चाइना के जो साइबर फ्रॉड हैं उनके संपर्क में आया था। ये अभी तक की जानकारी है। भले ही अभी एसटीएफ इस पूरे मामले को खंगाल रही है और इसके तार कहां जुड़े हैं, किन किन लोगों के साथ जुड़े हैं और कौन लोग थे, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंट है, इसलिए इसे फर्जी जो शेल कंपनियां थी उसे बनाने में उसके बारे में बिल्कुल सीए होने की वजह से शेल कंपनियों को आसानी से इसने छिपाया प्रशासन शासन की नजर से, और इतनी बड़ी जो साइबर ठगी है उसका हिस्सा रहा, लेकिन अब गिरफ्त में आ चुका है। धन्यवाद आपका सतेंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अब पुलिस पूरे तह तक पहुंच रही है कि गिरोह कैसे शुरू हुआ, कौन कौन लोग इससे जुड़े हैं, चीन में भी जो लोग मौजूद हैं, तो ये नेटवर्क कैसे काम करता है। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। तो शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और पूरे राज्य में 28,000 से ज्यादा नामांकन हुए, जिसमें ग्राम प्रधान के लिए 22,000, बीडीसी के लिए 11,629 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 1,907 लोगों ने नॉमिनेशन किया। 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की अब जांच होगी और 10 और 11 जुलाई को नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 14 जुलाई को पहले और 18 जुलाई को दूसरे चरण में मतदान होंगे, सिंबल मिलेंगे, और राज्य में 24 और 28 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 31 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। देहरादून से पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। परिणाम के बाद भी ग्राम पंचायतों में बना रहेगा संकट। ये खबर आ रही है कि 50% ग्राम प्रधान समय पर नहीं ले पाएंगे शपथ। ग्राम पंचायत सदस्य पद पर 50% से भी कम हुए हैं नामांकन। जी हां, जितने पद हैं उनके आधे से भी कम नॉमिनेशन हुआ है। उन पदों के लिए कोरम पूरा ना होने के कारण कई लोग नहीं भर पाए हैं और कोरम पूरा ना होने के कारण ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो पाएगा। रिक्त पदों पर फिर से शुरू होगी निर्वाचन की प्रक्रिया। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, हास्यास्पद है कि जितने पद उसके आधे भी नहीं लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इस पोस्ट के लिए लोगों में उत्साह क्यों नहीं है? देखिए, मैंने कहा एक तरह से जब 28 जुलाई को चुनाव परिणाम सामने होंगे पंचायतों के, तो उसके बाद फिर एक संवैधानिक संकट बनेगा उत्तराखंड के ग्राम पंचायतों में। उत्तराखंड में करीब 7,500 के आसपास ग्राम पंचायत हैं
और नियमानुसार एक ग्राम पंचायत में कम से कम 7 ग्राम पंचायत सदस्य होना जरूरी है। और जब ग्राम प्रधान चुनकर आएंगे, जब वो शपथ लेंगे, तो उससे पहले उनके पास, ग्राम प्रधान के पास 4 ग्राम पंचायत सदस्यों का, यानी कि 50% से अधिक ग्राम पंचायत सदस्यों का उसको बहुमत होना चाहिए। उसके बाद ग्राम पंचायतों का गठन होता है। लेकिन आपने देखा कि 55,000 टोटल ग्राम पंचायत सदस्यों के पद हैं, 28,000 के आसपास नामांकन हुए हैं, शेष करीब 27,000 के आसपास, करीब 50% जो ग्राम पंचायत सदस्यों के पद। बिल्कुल सुनील, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये सोचना पड़ जाएगा इसके बाद। तो इलेक्शन के बाद प्रधान तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन पंचायत सदस्य नहीं बनना चाहते लोग, उसके लिए उत्साह नहीं दिख रहा है लोगों के बीच में। और इस संवैधानिक संकट की स्थिति में आगे क्या फैसला लिया जाता है वो देखने वाली बात हो। रामनगर से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट पहुंचे और कॉर्बेट में जंगल सफारी की उन्होंने। सीएम धामी ने झिरना फाटो रेंज में सफारी की और साथ ही ढेला रेंज भी पहुंचे, जहां पर पौधारोपण किया। ढेला रेंज में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील है। इस रेस्क्यू सेंटर में जो भी जरूरत होगी वो सरकार देगी, जिससे कि यहां इन वन्य जीवों का सही तरह से इलाज हो सके। हमारी प्राथमिकता है कि हमारा वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ पर क्योंकि कॉर्बेट की एक पहचान भी है और उस पहचान को हमें निरंतर बनाए रखना है। उसके लिए जो हर संभव जो भी प्रयास होंगे, जो भी काम करने होंगे, वो सभी काम हम करेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, जिसके आदेश मैंने दे दिए हैं। डीएसओ और आयुष्मान विभाग ने एसएसपी को तहरीर दी, जिसके बाद कोतवाली नगर और थाना राजपुर में मुकदमे दर्ज किए गए। देहरादून में प्रशासन ने गलत दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने वालों पर एक्शन लिया। 3,000 से ज्यादा राशन कार्ड और तकरीबन 9,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड को कैंसिल किया गया। ये सभी वो कार्ड थे जो गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाए गए थे। डीएम सविन बंसल के निर्देश के बाद राशन और आयुष्मान कार्ड बनाने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है, जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है। साथ ही सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी है। वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान जांच में सामने आया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों ने फर्जी पेपर्स का इस्तेमाल किया। अब इसी मामले में एक्शन लिया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल पिथौरागढ़ से बेस कैंप धारचूला पहुंच चुका है और इससे पहले पिथौरागढ़ पहुंचने पर दल के सभी सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया था। भोले के भक्त छोलियाओं की थाप पर नाचते नजर आए। यात्रियों के पहले दल में 13 महिलाओं के साथ ही कुल 45 तीर्थ यात्री हैं। ये दल रविवार को गूंजी पहुंचेगा और इस दौरान सभी यात्रियों को आदि कैलाश के दर्शन करवाए जाएंगे। पहले दल में शामिल सभी यात्री बहुत उत्साहित दिखे। ये दल 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में एंट्री करेगा। कृपा होगी तो हम इस यात्रा को पूरी करेंगे और मन में एक उत्साह है, कोई डर नहीं है। एक उत्साह है कि हम उस भोले बाबा के दर्शन कर पाएंगे, कैलाश पर्वत की हम यात्रा कर पाएंगे, इसका बहुत उत्साह है हमारे अंदर। और पिथौरागढ़ के लोगों ने जो हमारा स्वागत किया वो उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये 45 लोग की टोटल टीम है जो कि फर्स्ट बैच है। 5 साल बाद पूरी एक टीम जो कि भारत सरकार के द्वारा विशेषकर MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल उत्तराखंड शासन का है। KMVN के माध्यम से पूरे रूट की व्यवस्था होती है। प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट है। देहरादून, नैनीताल समेत आसपास के इलाकों में जहां मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट दिया गया है, वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में जालिंदरी नदी उफान पर है और इस दौरान 2 पैदल लकड़ी के पुल बह गए। क्यारकोटी के पास जालिंदरी गाड़ में
2 बकरी पालकों के बहने की भी सूचना है और इसी के बाद कुछ मवेशी भी बहने की सूचना है। वन विभाग, एसडीआरएफ, पुलिस की संयुक्त टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। हर्षिल क्षेत्र में सैलानी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते भी दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से ये सतर्क उन्हें रहने को कहा गया है। बरसात में लगातार जनपद से नुकसान की खबरें हैं। उत्तरकाशी के पाली गांव में तेज बारिश से बरसाती मलबा जाख मंदिर परिसर में घुस गया और मंदिर के प्रांगण में मलबा ही मलबा फैल गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर मंदिर की सफाई की। उत्तरकाशी में तेज बारिश कई जगहों पर मुसीबत का सबब बन गई है। उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से भारी तबाही मच गई। भारी बारिश और भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया। 7 दिन बाद भी ये हाईवे नहीं खुल पाया। हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है। हालांकि सिलाई बैंड के पास तक सभी सड़कें वॉश आउट हो चुकी हैं। उन सड़कों को मरम्मत कर खोला गया। ओजरी में भी हाईवे खोलने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 7 दिन से बंद है, जिसकी वजह से 2 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की ओर से यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास तकरीबन 24 मीटर लंबे बैलीब्रिज का निर्माण शुरू किया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पुल का निर्माण 5 दिन के भीतर पूरा हो जाएगा और आवाजाही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें 28 जून को बादल फटा था, जिसकी वजह से सिलाई बैंड और ओजरी के पास यमुनोत्री हाईवे का तकरीबन 20 से 25 मीटर का हिस्सा बह गया था। खड़ के पास 2 जगह सिलाई बैंड और यहाँ से जो है रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पूरी रोड वॉश आउट हो गई थी। वहाँ पर जो है बैली ब्रिज का निर्माण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि लगभग 3 से 4 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो यात्रा गाड़ियाँ हैं, स्थानीय गाड़ियाँ जो फंसी हुई हैं, उनका आवागमन सुचारू हो जाएगा और यात्रा गाड़ियाँ ऐसे निकल पाएंगी। जिले में हो रही बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें बाधित हो रही हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जिले में अभी तक 22 सड़कें ऐसी हैं जो बारिश की वजह से बंद है, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। बारिश से कर्णप्रयाग और पोखरी डिवीजन में सड़कें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। चमोली के उमटा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पिछले दिनों हुई बारिश के बाद सड़क पर मलबा आ गया, जिसमें एक कार दब गई और मलबे से कार को निकाला गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे की चपेट में आने से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं यहां पर मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। बरसात के दौरान भी ये मलबा गिरता ही जा रहा है। 2 दिनों से यातायात के लिए हाईवे सुचारू कर दिया गया है। केदारनाथ में हादसों के बाद हेली सर्विस को लेकर सवाल खड़े हुए। अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन जो डीजीसीए हेली कंपनियों की मॉनिटरिंग करती है, उस पर ही कंपनियों को छूट देने का आरोप लग रहा है और सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हालात कैसे सुधरेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसों की अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के ऊपर ऑपरेशन चलाने से लेकर जांच तक की जिम्मेदारी है। डीजीसीए चीफ फैज अहमद किदवई के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हेलीकॉप्टर क्रैश पर अपनी रिपोर्ट देगा, तो डीजीसीए ने केदारनाथ हेली रूट का पूरा ऑडिट करवाया है और ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी जल्द उत्तराखंड में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को दी जाएगी। तो उसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमारा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो उनकी जांच कर रहा है और रिपोर्ट देगा, जिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने पूरा एक ऑडिट कराया। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर कंपनियों को उड़ाने की परमिशन भी डीजीसीए देता है। ऐसे में कई बार सवाल उठते हैं
कि इस काम में लापरवाही होती है और कंपनियां किसी की नहीं सुनती। डीजीसीए चीफ के मुताबिक रोजाना हेली कंपनियों की मॉनिटरिंग का काम उत्तराखंड सिविल एविएशन को देखना होगा और 15 सितंबर से जब यात्रा शुरू होगी तो डीजीसीए नियमों को कड़ाई से फॉलो करवाएगा। वहीं उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सख्त नियम लागू करने की बात कर रहा है। जरूरी है कि वो डे टू डे जो मॉनिटरिंग है वो हम डीजीसीए डे टू डे नहीं करता है, वो क्योंकि उनके टेंडर्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स राज्य शासन के साथ हैं, तो वो डे टू डे मॉनिटरिंग भी कहीं ना कहीं जरूरी है ताकि वो उसका पालन। डीजीसीए भी जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है तो उसमें भी सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस करने से रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस या सजेशंस आएंगे तो अकॉर्डिंगली हम लोग उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और बेटर तरीके से सेफ एंड सिक्योर फ्लाइंग के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मतलब साफ है, इस बार हुए हेलीकॉप्टर हादसों की जांच में अभी वक्त लगेगा। डीजीसीए साफ कर चुका है कि कंपनियों की लापरवाही पर उत्तराखंड को मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी ताकि हेली कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ न करें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बागेश्वर के कपकोट में एक नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया। आरोप है कि शुक्रवार रात किशोरी को उसके परिचित और एक अज्ञात व्यक्ति ने अगवा करने की कोशिश की थी। शोर मचाने पर दोनों फरार हो गए। पीड़िता ने पहले भी आरोपी पर अश्लील हरकत करने और धमकी देने के आरोप लगाए। शनिवार को ग्रामीण महिलाओं ने कपकोट थाने का घेराव किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का प्रयास किया गया है, जिसमें तत्काल उस पर मुकदमा लिख के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिसको अभियुक्त का नाम लिया गया उसे पूछताछ की जा रही है और जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाइयाँ। 2 दिन पहले देहरादून पुलिस को एक नवजात बच्ची मिली थी। बताया जा रहा है कि देहरादून के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र और छात्रा ने खुद ही बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया था और अब पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की है। सीसीटीवी खंगाले गए और इस कपल को पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि दोनों युवक युवती अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। अब पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है कि क्या दोनों शादीशुदा हैं या नहीं। यहाँ पर स्टडी करते हैं अलग अलग संस्थानों में, साथ ही साथ वो एक दूसरे को पूर्व परिचित भी है और कहीं ना कहीं उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने कहीं शादी भी की है, जिसकी पुष्टि के लिए उनके परिवारजनों को भी बुलाया गया। तो मुझे लगता है प्राथमिक रूप से कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग के मामला है। इसमें बाल कल्याण समिति के द्वारा उनके पेरेंट्स को भी अभी बुलाया गया है, तो उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी। अभी तो उनको जो है इसके पेरेंट्स दोनों, उनको भी बुलाया गया है, तो इससे पूरी जानकारी एकत्र हो जाएगी कि वो शादीशुदा है या नहीं है। हरिद्वार के मंगलौर इलाके में शनिवार की शाम कांवड़ियों ने जबरदस्त हंगामा किया। यहां हरिद्वार से जल लेकर जा रहे कांवड़ियों ने उत्पात मचाया। कांवड़ियों का आरोप है कि एक कार ने टक्कर मारकर कांवड़ खंडित कर दी, जिसके बाद नाराज कांवड़ियों ने बीच सड़क हंगामा किया और कार सवार परिवार के साथ मारपीट की है। वहीं कार में सवार अन्य समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला शांत करवाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांवड़िए तोड़फोड़ मचाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। हुड़दंग मचाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रविवार और सोमवार को मनाए जा रहे हैं मुहर्रम को लेकर हरिद्वार पुलिस ने सावधानी बरतनी शुरू की। मुहर्रम के जुलूस और कांवड़ यात्रा की तैयारी के मद्देनजर एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। जिले के संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एसएसपी की अपील है कि सभी शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाएं। शुरू हो गए हैं और 6 और 7 तारीख को महत्वपूर्ण जुलूस होने हैं। उसको लेके खासकर जो हमारे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है संबंधित थाना प्रभारी को, और उसके साथ ही जो सर्कल अफसर हैं एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, उनको भी हिदायत दी गई है। इधर कांवड़ यात्रा के लिए अब कुछ दिन का ही वक्त रह गया है और ऐसे में ऋषिकेश नगर निगम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। यात्रा मार्गों पर व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है इस वक्त प्रशासन। अतिक्रमण, साफ सफाई
सब पर फोकस है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। कांवड़ यात्रियों के लिए 3 बड़ी पार्किंग विश्राम स्थल तैयार किए जा रहे हैं। शौचालय, बिजली, पानी की व्यवस्था पर भी काम हो रहा है। जो अतिक्रमण है कांवड़ यात्रा क्षेत्र में उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। 3 पार्किंग इसमें कांवड़ यात्रा के लिए तैयार किए जाने का प्रस्ताव है, तो उसमें शौचालयों की व्यवस्था, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था जो भी निगम की तरफ से होगा वो व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। अब खबर उन लोगों के लिए जो मसूरी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। मसूरी जाने वाले टूरिस्ट का अब रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें उनकी पूरी डिटेल रिकॉर्ड होगी। हालांकि हर साल होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल सके, इसके मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है। हर वीकेंड पर मसूरी का जाम लोगों से लेकर अधिकारियों के लिए सिरदर्द होता है। ऐसे में UTDV यानी उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने टूरिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया है। इसी पोर्टल पर आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। टूरिस्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इसे जरूरी माना जा रहा है। पर्यटकों के नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, पते के साथ ही मसूरी में कितने दिन रहने की, रुकने की जानकारी भी पोर्टल पर अपलोड होगी। रजिस्ट्रेशन को स्थानीय लोगों से लेकर टूरिस्ट भी सरकार की अच्छी पहल मान रहे हैं। बट अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास प्रायर इफ वी हैव दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन तो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और हम लोग चीज़ें प्लान भी कर सकते हैं। खासकर अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये सब दिक्कतें हम लोग लास्ट टाइम फेस कर चुके हैं। तो अगर ये एक्चुअलाइज होती है ये चीज़ हमारी तरफ से तो मैम ठीक ही है। सारी चीज़ की वो मिल जाएगी, रिकॉर्ड भी होगा और अच्छी चीज़ होगी, तब जाके बाकी अपना अपना वो है सबका, सारी चीज़ चलती रहेगी। मसूरी आने वाले लोगों को दिक्कतें ना आए, इसलिए पोर्टल को तैयार किया गया है। इमरजेंसी कंडीशन में भी लोगों को मदद करने में आसानी होगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन नॉट ओनली फॉर मिनिमाइजिंग कंजेशन एंड जैम्स बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मसूरी हमारा वल्नरेबल होता जा रहा है। जैसे जैसे कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड हमारा पॉपुलेशन प्रेशर, टूरिस्ट प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पहली बार मसूरी में रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ऋषिकेश, नैनीताल जैसे पर्यटक स्थलों में भी टूरिस्ट सीजन में लोगों को परेशानी होती है, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत उन इलाकों में भी जरूरी लगती है। मसूरी से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।